अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सदात कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास के लिए है। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका आज क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन की है मिड टर्म ब्रेक करके, उसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। आज भी बेसिकली एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है हमने, लेकिन उसके लिए जो मेथड यूज करेंगे वो हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। मुश्किल इसमें भी कोई भी नहीं है, जस्ट आपने एक दफ़ा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो मेमोराइज कर देना है। जब आप उसको याद कर लेंगे उसके बाद हमने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे। अगर हमें ए बी और सी का पता चल जाए कि कहाँ पे ए पाया जाता है, कहाँ बी और किसके साथ सी होता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें जो ए का कंटेनर होता है वो कहाँ पे होगा, और इस तरह अगर बी का जो कंटेनर है, कंटेनर मीन्स जो वेरिएबल है वो कहाँ होगा, और इस तरह जो सी यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो कहाँ पे होती है। तो इससे पहले हम अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होगा वो होगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये सारा कुछ जो है वो 2a के साथ डिवाइड होगा। तो फॉर्मूला तो आपने याद करना होगा। अब देखिए इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है। इससे पहले देखें हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, वो हमने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होगा वो ए होगा, एक्स के साथ जो भी लिखा होगा वो बी होगा, और जो एंड पे वैल्यू बच जाएगी वो सी होगा, आखिरी वाली वैल्यू होगी। इसी तरह दूसरी चीज ये देखें कि इसके राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। राइट साइड इसकी जीरो है और लेफ्ट साइड पे, और अगर इसको मजीद सिंपल करके देखें तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड है इस इक्वेशन की, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, और 3 वैल्यूज पाई जाती। मैंने ये आपके सामने 3 सवाल लिखे हैं, और ये 3 सवाल बिल्कुल इसी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसे। तो आपने देखिए फॉर्मूला तो आ गया, आपको पता है बी है, फिर ए है, फिर सी है और फिर ए है। तो इसका मतलब कि अगर आपको ए पता चल जाए, बी का पता चल जाए और सी का पता चल जाए तो वैल्यूज आप आराम से पुट कर सकते हैं। तो मुश्किल चीज़ क्या थी, ए बी सी को आइडेंटिफाई करना। तो हमें हमारे लिए आसानी इसलिए होगी कि हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स के साथ बी है और कांस्टेंट वैल्यू सी है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, इसका मतलब यहाँ ए क्या हुआ 2 हुआ, और इसी तरह एक्स के साथ क्या है -5, तो वो क्या होता है बी होता है एक्स के साथ, और इस तरह जो तीसरी वैल्यू बच जाती है वो क्या है सी। ए बी और सी हमें पता चल गया। दूसरी इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो क्या उसकी एक ही साइड है, बिल्कुल एक ही साइड है, इसकी दूसरी साइड 0 है। तो इसमें ए बी और सी निकालना बहुत आसान है। इसमें भी ए अगर देखें तो वो 2 है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है, और बी अगर देखते हैं तो वो -7 है, और फिर सी अगर देखा जाए तो वो क्या बच जाता है 5 बच जाता है। लेकिन जो पार्ट 3 है उसमें अगर आप देखें तो उसमें एक साइड नहीं है, उसमें दूसरी साइड में भी नॉन जीरो वैल्यू है, यानी कि 15 है। तो फिर हमने वो वाली साइड जीरो करनी है, तो 15 को हम इधर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखिए तीनों क्वेश्चंस को एक साथ लेके चलने का मकसद ये है कि बाद में स्टूडेंट एक क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करता है, हालांकि याद करने वाली कोई बात नहीं है। आप इस मेथड को समझें कि आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, ए बी और सी तीनों क्वेश्चन सेम है, एक जैसे हैं। आपने जब ए बी और सी फाइंड कर लिया उसके बाद यहाँ लिखा कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां माइनस लिखा है माइनस बी की जगह पे बी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह पे बी, और ऊपर स्क्वायर -4 ए की जगह पे ए की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय 2 ए की जगह पे ए की वैल्यू। अब देखें बी की वैल्यू इस वक्त क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू है -5। उसके बाद यहाँ पे भी बी की वैल्यू लिखनी है तो बी की वैल्यू है -5। 4 के बाद ए की वैल्यू क्या है 2, फिर सी की वैल्यू क्या है 3। तो इसका मतलब है जस्ट पुटिंग है, वैल्यूज पुट हो रही है। नीचे आ जाए 2a, ए की वैल्यू इस वक्त क्या है 2, तो ये वैल्यूज पुट हो गई। इससे आगे देखें ये आपका काम नहीं है, ये आगे सारे का सारा फुल फंक्शन कैलकुलेटर का काम है। आप ये वाली वैल्यू सारी फुल फंक्शन कैलकुलेटर में लिखेंगे, वो आपको कैलकुलेशन दे देगा। इस तरह 5 ये माइनस इंटू -5 लिखेंगे वो भी वैल्यूज दे देगा, फिर 2 इंटू 2 लिखेंगे वो भी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। यहाँ से आगे मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे भी यूज फॉर्मूला करना था, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a था। तो अब देखें माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमें पता है b क्या है, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे -7, ये वाला बाहर वाला माइनस अपनी जगह पे, b की जगह क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह क्या आएगा -7 का स्क्वायर माइनस ये वाला 4a की जगह पे a और c की जगह पे c की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा a क्या है 2। तो देखें सेम स्टेप नहीं हुए, सेम इसमें भी आपको पहले a b और c निकालना होगा। a क्या है 2, b क्या है 7 और c क्या है -15। एज इट इज ही वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस चीज को हमने देखना है जी। तो आगे सिंपल कैलकुलेशन थी तो वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है, क्योंकि हम
काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये कैलकुलेशंस करके आए हैं, तो वीडियो की लेंथ इंक्रीज ना हो या टाइम ज़्यादा ना हो, उसके मैंने ऑलरेडी लिख दिया। देखिए ए बी और सी का हमें पता चल गया था, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना हमें पता चल गया था। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है वो एक ही दफ़ा फुल फंक्शन कैलकुलेटर में लिखे, वो आपको आंसर दे देगा। उसके बाद आप स्क्वायर रूट का आंसर निकालने को आ जाएगा 1। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में। देखिए प्लस माइनस 1 आ जाए, एक दफ़ा प्लस में 1, एक दफ़ा माइनस में 1। इसको फुल फंक्शन कैलकुलेटर के अंदर लिखेंगे ना पूरी फ्रैक्शन को, तो एक ही दफ़ा आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही यहाँ से बोल देगा। यहाँ पे भी फॉर्मूले में से ए बी सी हमने एक्सट्रैक्ट करनी थी, वैल्यूज पुट की है, दोबारा से ये फुल फंक्शन कैलकुलेटर में लिखकर जब आंसर निकाल दो आया 169। 169 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो 13 आता है। एक दफ़ा 13 को प्लस में लिखा, एक दफ़ा 13 को माइनस में लिखा, उसके बाद इसको फुल फंक्शन कैलकुलेटर में लिखे, दोनों वैल्यूज आपको दे दी। नेक्स्ट में भी देखिए, इसमें थोड़ा सा ये था कि राइट साइड को पहले लेफ्ट साइड पे लेके आए थे, फिर हमने ए बी सी बनाया था। अब हमने वैल्यूज पुट की हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जितनी वैल्यूज थी सारों को एक ही दफ़ा फुल फंक्शन कैलकुलेटर में लिखे, कैलकुलेशंस से आप बच जाएंगे। देखिए ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में लिखे, देखिए एरर का चांस कम हो जाता है। माइनस प्लस की गलती आप कर सकते हैं यहाँ पे अगर खुद ब खुद करेंगे, तो इसलिए फुल फंक्शन कैलकुलेटर में उसमें लिखे माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होगी। 169 दोबारा आ गया, फिर एक दफ़ा 13 को प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, तो ये यहाँ पे हमारा ये भी सोल्यूशन सेट आ गया। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू राइट साइड पे थी, तो एज सेम इस क्वेश्चन की तरह हम उसको भी पहले लेफ्ट साइड पे लेके आए, वो माइनस का हो गया। आप ए बी और सी निकाल दिए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, पुट करने के बाद जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आती थी, जब हमने उसका स्क्वायर रूट वैल्यूज को सोल्व किया तो वो आ गया 5। 5 का स्क्वायर रूट सोल्व ही नहीं होता, तो एज इट इज यही हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे दो जो पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इनमें थोड़ी सी चेंजिंग है। हमने जो पहले क्वेश्चंस में देखे, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था तो उससे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो ये हम सवाल ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। बड़ी डिटेल से हमने देखा था, जब दो फ्रैक्शंस आपस में प्लस हो रही हैं तब क्या होता है, जब दो फ्रैक्शंस आपस में कंपेयर हो रही हैं तब क्या होता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, यहाँ पे एलसीएम का रूल लगा। देखें जब दो फ्रैक्शंस आपस में प्लस हो रही हूँ, मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो ये जो पिछला क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें बड़ी डिटेल से इस लेक्चर को लिया गया है, उसमें आप जाके जरूर इसको अंडरस्टैंड करें। तो देखिए जब दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो एज इट इज दिया जाता है x-4 x-3, और नोमिनेटर में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, मींस के x + 4 के साथ जो मल्टीप्लाई होगी वैल्यू वो क्या मल्टीप्लाई होगी, x-3 मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इस तरह ये जो प्लस का साइन है ये अपनी जगह पे लगेगा, और ये x-2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-4। क्यों, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ पे आप फुल फंक्शन कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी, उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19/3। जिनके पास साइंटिफिक नहीं है वो फुल फंक्शन लें, पहली बात है कि इसमें एरर के चांसेस कम हो जाए। अदरवाइज आप यूँ कर सकते हैं 6 3 18 + 1 19/3, लेकिन क्या है कि इसमें गलती के चांसेस है। अब उसके बाद यहाँ से आगे सारे का सारा काम क्या होना है, ये मल्टीप्लिकेशन होनी है आपस में, दोनों मल्टीप्लाई होना है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होना है, ये भी 2 मल्टीप्लाई होना है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इस मल्टीप्लिकेशन को हमने काफी डिटेल में देखा था, इसलिए मैं जो है वो इसको स्पीड से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ जी। तो यहाँ तक देखें ये सेम मल्टीप्लिकेशन थी, ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हुए, फिर ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हुए, फिर इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जो सेम थे वो प्लस कर दिया। कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है ये काफी डिटेल में हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको आप प्रीवियस वीडियो में देखें। एक्स को पहले इन दोनों से किया, फिर 4 को दोनों से किया, इस तरह ये एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होता है, फिर ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होता है। अब जब एडिशन करके ये हमारे पास देखें एक फ्रैक्शन कंप्लीट इधर बन गई है और एक इधर, यहाँ से आगे क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये वाली डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ भी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगी। हमने क्या करना है कि जो बड़ी वाली वैल्यूज है एक्स स्क्वायर की, उस साइड के साइन को नहीं चेंज करना, दूसरी साइड के साइन को चेंज कर देना है। ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में देखी थी कि ऐसा क्यों करना है, तो वो वहाँ से आप देख लीजिए। तो ये एज इट इज सारी वैल्यूज आ जाएंगी, और जो बाकी इस साइड वाली वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज करके हम लिखेंगे, सोल्व करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें से ए बी और सी हमें पता चल जाएगा, फॉर्मूले में हमने पुट कर देनी है, एक ही दफा फुल फंक्शन कैलकुलेटर में ये वैल्यू लिखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये जो 38 आएगा वो एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे, तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। इसमें भी सेम अभी हमने जो सवाल किया था, तो एक नोमिनेटर और एक डिनोमिनेटर था, इसी तरह राइट साइड पे भी एक नोमिनेटर एक डिनोमिनेटर था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसमें डिनोमिनेटर्स नहीं होते, तो डिनोमिनेटर्स को खत्म करने का क्या तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये x-1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x+1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, हम पिछले सवाल में कर चुके हैं, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक लेफ्ट साइड बन जाएगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक राइट साइड पे बन जाएगी। यहाँ कौन सी वाली साइड की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साइन चेंज करने ये वाला फैसला करता है x स्क्वायर की वैल्यू। अगर राइट साइड पे x स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होती तो हम इन सारे साइन को सेम रखते, इनको चेंज कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी लेफ्ट साइड की साइन वैल्यू बड़ी है, इसलिए इन सारों के साइन एज की रहे। ये जो दूसरी वाली वैल्यूज थी इनको हम मूव करके और इनके साइन चेंज करके राइट साइड 0 बना दिया। फिर हमने सोल्व कर दिया, 3x² 2x² को सोल्व करके 1 लिख दिया, 6 और 1 को सोल्व किया तो 7 आ गया।
यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें से ए बी और सी हमने आइडेंटिफाई कर लिए और इसको हम डिटेल में देख चुके हैं कि इस चीज़ को फॉर्मूले में कैसे पुट करना है और फिर आंसर कैसे निकालना है। वैल्यूज पुट कर दी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई थी जब हमने उसका आंसर निकाला था वो आया 33। तो 33 का स्क्वायर फर्दर सोल्व नहीं होता, इसलिए यही हमारा सोल्यूशन सेट है जी। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है ग्राफिकली, यानी कि इसका साथ साथ हमने ग्राफ पे बनाना है। इससे पहले हमने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाया था। हमने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना था वो बना था पैराबोला टाइप, इस तरह का पैराबोला बना था। तो अब अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो इस ग्राफ के 2 पॉइंट्स हैं। एक तो देखिए ये पैराबोला बन रहा है, लेकिन पैराबोला में देखिए जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, वो होती है टर्निंग पॉइंट के वो टर्न कहाँ से कर रहा है। यहाँ से हमने अगर x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास ये वाले सारे पॉइंट्स तो आ सकते हैं, ये वाले पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन ये टर्न कहाँ से होगा ये नहीं आएगा। उसको कहते हैं वर्टेक्स। इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स पॉइंट हमने एक फाइंड करना है और बाकी हमने x और y के पॉइंट फाइंड करने हैं। x और y के पॉइंट अगर हमने फाइंड करने हैं तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सोल्यूशन में कि हम क्या करते होते हैं कि एक दफा हम x को 0 पुट कर देते हैं, एक दफा y को 0 पुट कर देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0, ये कहा इक्वेशन हमने लिख दी। इसको आप यूं भी इसको आप पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले के फंक्शन के लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब इस फंक्शन में हम इनपुट्स करेंगे, एक दफा हम इनपुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 और एक दफा हम इनपुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 करेंगे, जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ हम 0 पुट करेंगे, y एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू x आया ना तो x की जगह लिखेंगे 0, उसका स्क्वायर फिर माइनस, फिर आ जाएगा हमारे पास 3 और x की जगह पे क्या लिखेंगे फिर 0 माइनस 18। तो 0 खत्म हो गया, 3 0 0 खत्म हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस 18, एक y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो पॉइंट क्या बनता है, x हमने 0 पुट किया था और y हमारे पास माइनस 18 है। जब भी पेयर लिखा जाता है तो पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। x हमारा क्या था 0 और y हमारा क्या आया है वहाँ पे माइनस 18, यानी कि इनपुट 0 किया तो आउटपुट क्या आई माइनस 18 आई। यहाँ जब हम y को 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन में y की जगह क्या आ जाएगा 0, बाकी जो इक्वेशन है वो सारी एज इट इज लिख दी जाएगी, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब अगर देखा जाए तो क्या होगा कि इसको सीधा करके लिखें तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई हमारे पास। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, उसकी मीटर ब्रेक कर देते हैं, ये है इसकी मीटर। अब 18 के कोई से ऐसे 2 फैक्टर पढ़ने हैं जिसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 18 आ जाए, तो 3 6 क्या होता है 18 और 3 माइनस 6 करें तो क्या आ जाएगा 6। अब मिड टर्म आएगी किससे, माइनस करने से आएगी। तो जब सब्ट्रैक्शन की जाती है फैक्टराइजेशन में 2 फैक्टर्स की, तो हमने ये चीज देखी थी कि जो मिड वाला साइन है ना, मिड वैल्यू वाला साइन वो बड़ी वैल्यू के साथ आता है और दूसरी जो छोटी वैल्यू उसके साथ उसका ऑपोजिट साइन आ जाएगा। 3 के साथ आ जाएगा प्लस का साइन, x साथ लग जाएगा और 6 के साथ आ जाएगा माइनस का साइन और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का साइन कैसे आया, प्लस का कैसे आया, ये भी हमने प्रीवियस में बड़ी डिटेल में देखा है, वहां उस वीडियो में जाके आप डिटेल से देख सकते हैं। ये एक पेयर बन जाता है, एक ये पेयर बन जाता है। इसमें कॉमन हमारे पास x है, x एज इट इज आ गया प्लस 3, यहाँ भी x था वो भी कॉमन आ गया, इसके पास 2x थे 1 रह गया। माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 6 का टेबल भी कॉमन बन रहा है, तो 6 1 जार 6, इधर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x लिख दें। ये माइनस भी 5 कॉमन आ गया, पीछे रह गया प्लस, तो 6 3 जार 18 इक्वल टू 0। मैं स्पीड अप इसलिए चल रहा हूँ कि ये काम हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल में कर चुके हैं, तो यहाँ हमें जो अगला वर्टेक्स है उस पर हम टाइम लगाएंगे। x प्लस 3 से मैं तो एज इट इज लिख दिया, फिर रह जाएगा x माइनस 6, तो वो भी एज इट इज लिख दिया इक्वल टू 0। इसका मतलब है x प्लस 3 भी इक्वल टू 0 है और x माइनस 6 भी इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, इधर 3 प्लस का था उधर माइनस का हो जाएगा, और इस तरह x इज इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो पॉइंट क्या बनता है, माइनस x क्या है माइनस 3 और y क्या था, y हमने देखेंगे ऊपर सबसे ऊपर लिखा था, इसमें 0 पुट किया था। और इस तरह दूसरी साइड पे भी लिखा जाए तो x क्या आएगा 6 और y क्या है, y इसमें भी 0 ही पुट किया था, तो ये हमारे पास 1 2 और 3 पॉइंट्स हमारे पास x और y एक्सिस के बन जाते हैं। अब तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं, h और k। अगर देखा जाए तो h का फॉर्मूला, h फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है माइनस b ओवर 2a, और इसी तरह k दूसरा पॉइंट होता है हमारा y एक्सिस का, तो k का फॉर्मूला क्या होता है c माइनस b स्क्वायर ओवर 4a। अब यहाँ से इस इक्वेशन में से हमने a b और c निकाले, तो इसमें अगर देखा जाए तो अभी हमने सोल्व किया पिछला क्वेश्चन, उसमें x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, इस वक्त कुछ नहीं है तो 1 है, x के साथ जो होता है वो b होता है, यानी कि b इस वक्त क्या है माइनस 3 है, और जो तीसरी वैल्यू बच जाती है वो क्या होती है c, यानी कि c हमारे पास क्या है माइनस 18 है इस वक्त। तो अब वैल्यूज की सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, h इज इक्वल टू माइनस b क्या है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 1, तो h इज इक्वल टू 3/2। और इस तरह k की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो c की जगह वैल्यू पुट करेंगे माइनस 18, माइनस b स्क्वायर की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है माइनस 3 और उसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा 4 और a हमारे पास 1 है। अब इसको भी फुल फंक्शन कैलकुलेटर में एक ही दफा सोल्व करेंगे और फिर हमने ग्राफ बना देना है। तो ये सोल्व करके कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर मैंने निकाल दिए। अब मेन चीज है ग्राफ। अब ग्राफ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, ये पहला पॉइंट है,
फिर ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये जो चौथा पॉइंट, ये हमारा वर्टेक्स टर्निंग का पॉइंट है, यानी कि यहाँ से हमने ग्राफ को टर्न कर दिया। सबसे पहला पॉइंट है 0 और -18, x 0 और y -18। x y की लाइन पे 0 होता है और अगर -18 देखा जाए तो ये -20 है और इससे ऊपर तकरीबन यहाँ पे आपका -18 बनेगा। ये पहला पॉइंट ड्रॉ। दूसरा कहता है कि x -3 और y 0, यानी y की लाइन नहीं है, x की लाइन है और वो कहाँ पे है, -3 पे। x की ये वाली लाइन है, ये -2, ये -4 और -4 के दरमियान में -3, ये दूसरा पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट क्या है, 6 और 0, तो x 6 है और y 0, यानी कि y नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ x की लाइन है और x की लाइन के ऊपर जो 6 है वो ये वाला पॉइंट बनता है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब रह गया चौथे पॉइंट की बारी, जो कि वर्टेक्स है। तो x उसमें क्या है, 1.5, यानी 1 से आगे, यहाँ अगर यहाँ 1 है तो 1.5 तकरीबन यहाँ पे जाकर बनता है। x 1.5 है और y कितना है, -20.3, यानी कि 20 से थोड़ा सा नीचे, और 1.5 यानी कि यहाँ से नीचे ये ड्रा करेंगे तो आपका जो कॉमन पॉइंट बनेगा वो तकरीबन ये वाला बनेगा। तो अब ये 1 2 3 और 4 टर्निंग पॉइंट भी बन गया और ये वाले पॉइंट्स भी बन गए। तो अब हम इन पॉइंट्स को अगर ड्रा करें, एक ही लाइन में हम इनको अगर ड्रा करते हैं तो ये हमारा पैराबोला बन गया। तो यही हमारा पैराबोला सोल्यूशन सेट होगा हमारा, जहां हमारे एक्स एक्सिस को ये लाइन कट करेगी। तो सोल्यूशन सेट क्या हुआ, एक्स एक्सिस को इसने एक तो -3 के ऊपर कट किया और दूसरा 6 के ऊपर कट किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ग्राफिकली सोल्व हो गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम था इसलिए ऑलरेडी लिख दिया है। पहले फंक्शन बनाना है, फिर एक दफा x0 पुट कर देना है, एक दफा y0 पुट कर देंगे। y0 पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, 1 2 और 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। उसके बाद हमने वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है। वर्टेक्स के लिए हमारे पास a b और c होना चाहिए। वर्टेक्स पॉइंट के फार्मूले लिख दिए, h का फार्मूला, k का फार्मूला, वैल्यूज पुट कर दी, h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। फिर आ जाता है ग्राफ। ग्राफ में देखें सबसे पहला पॉइंट है -14, x कुछ भी नहीं है और y -14, तो y की देखा जाए तो 15 और उसके ऊपर -14, ये एक पॉइंट रह गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x के -2 और y नहीं है, तो x -2 ये था, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है, x 7 और y 0, y नहीं है तो x 7 यहाँ पे आया। तो ये हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बना वो कौन सा बना, जो x एक्सिस के, एक तो -2 और दूसरा 7, ये हमारा सोल्यूशन सेट कंप्लीट हो गया जी। तो ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। ये भी सेम एज इट था, पहले इसमें भी x0 पुट किया, y0 पुट किया, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट्स निकाल दिए। उसके बाद हमने वर्टेक्स फाइंड किया, h और k दोनों वैल्यूज फाइंड कर दी, h और k का ये चौथा पॉइंट हमारा पॉइंट। अब हमने प्लॉट करना था। तो पहला पॉइंट क्या है, x कुछ भी नहीं है और y क्या है, 6 है, तो y 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, x यहाँ पे कुछ भी नहीं है, y 6 ये पहला पॉइंट आ गया। फिर दूसरा पॉइंट x -0.5, तो यहाँ आ जाता है 1 और 1 का हाफ 0.5 यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा है x -6, तो ये x -6 है। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास ये वर्टेक्स का पॉइंट बनता है, ये थोड़ा सा कॉमन पॉइंट है क्योंकि इसको देखिएगा, x 3.3, x देखें -2 और -3 और 3 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 3.3 यहाँ से नीचे चले जाएंगे। और फिर 15.2, तो 15.2 करेंगे तो थोड़ा सा ये नीचे आएगा पॉइंट, यहाँ पे तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा। मैंने 14.2 लगाया था लेकिन 15.2 ये नीचे थोड़ा सा आएगा। देखें तो ये इन दोनों पॉइंट्स का जो कॉमन पॉइंट, जो सामने वाला पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होगा। तो ये चारों पॉइंट ड्रॉ हो गए। अब हमने इन चारों पॉइंट्स को एक ही लाइन के साथ ड्रॉ कर दिया तो हमारा पैराबोला बन गया। ये हमारा लास्ट पार्ट है, ये भी सेम एज इट इज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका फंक्शन बनाया, एक दफा इनपुट हमने x की 0 की, दफा y की 0 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की, 1 2 और 3 पॉइंट्स हमारे सेम टू सेम बन गए। फिर हमने वर्टेक्स फाइंड किया, वर्टेक्स फाइंड करने के बाद फिर हमने वैल्यूज प्लॉट कर दी। पहला पॉइंट हमारा था -27, तो -27 ये 25 के थोड़ा सा नीचे। दूसरा पॉइंट था 1.5 प्लस का 1.5, तो ये। तीसरा पॉइंट था -4.5, तो ये 4 और ये उसके साथ -4.5। और फिर चौथा वर्टेक्स का जो पॉइंट था वो था 1.5 x एक्सिस में से माइनस का 1.5 और y एक्सिस में से 36, तो ये 35 ये 36 ये पॉइंट था। और फिर ये तीनों चारों पॉइंट्स को हमने पैराबोला बना। तो यहाँ तक हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।